रजनी बहू, ये क्या लाई है अपने मायके से? तेरी माँ तो कभी कुछ ढंग का देती ही नहीं है। पुराने बक्से में से साड़ी निकाल कर दे दी। ऐसी साड़ी तो तेरी माँ ही पहनती होगी, मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगा। तुझे क्या अपने ससुराल के स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है, जो तू यह साड़ी बिना सोचे समझे उठा कर ले आई है? गीता जी ने कड़कती आवाज में कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर ये नई साड़ी है, मेरी मम्मी ने मेरे साथ जाकर खरीदी है। यह सुनकर गीता जी की त्योरियां चढ़ गई। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तू और तेरी माँ दोनों सच्ची हो, और तू मुझसे जबान क्यों लड़ा रही है? अब घर में आ गई तो काम संभाल, खाने पीने का सारा काम पड़ा है। सबसे पहले मेरे कमरे में 1 कप चाय पकड़ा देना, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दे। मुंह बनाते हुए वो साड़ी चुपचाप हाथ में लिए अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने वो साड़ी खुद पर लपेट कर देख ही रही थी कि अचानक से रजनी आ गई। गीता जी सकपका गई और फटाफट साड़ी एक तरफ रख दी और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय भी बन गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है, और आप अदरक के बिना चाय नहीं पीते हो। आदर्श भैया से मंगवा दीजिए। और चुपचाप साड़ी पर नजर डालकर रजनी कमरे के बाहर चली आई। रजनी की शादी को 2 साल हो गए थे, और इन 2 सालों में उसकी सास ने उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात में उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। रजनी भी चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर निर्भर था। रजनी का पति विकास अपने पिताजी के दुकान पर ही बैठता था और काम संभालता था। गीता जी को इसी बात का गुरूर था कि उसका बेटा उसकी दुकान से कमाता है। वो हर महीने बेटे को कुछ रुपए सैलरी के रूप में दे देती थी, और वे रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते थे। काम तो विकास सुबह से रात तक करता था, पर उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। विकास की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय कर दी थी। रजनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। घर वालों ने जैसे तैसे शादी कर दी। अब आगे भी 2 बेटियों की शादी करनी थी। शादी के समय गीता जी ने कहा था कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 2 सालों में रजनी के मायके वालों से हर त्योहार और शगुन के नाम पर रुपए और कपड़े मंगवाती रही। रजनी के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे और ज्यादा महंगा तो नहीं दे पाते थे, फिर भी बेटी ससुराल में सुखी रहे, इसलिए उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करते थे। पर रजनी की सास कभी भी खुश नहीं होती थी। उसके मायके से कपड़े महंगे न आते, पर पहनने लायक जरूर होते थे, और गीता जी बेवजह सुना देती थी, पर हर बार वो साड़ी पहनती जरूर थी। अपने पैसे के गुरूर के आगे और रजनी की भावनाओं को कुचल देती थी। अब उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीता जी और मोहन जी के 3 संतानें थी। बड़ी बेटी जानवी की शादी वो इसी शहर में 4 साल पहले कर चुकी हैं। बेटे विकास की शादी रजनी से कर दी, और अब वो अपने सबसे छोटे बेटे रोहन की शादी वो ऊंचे और अमीर परिवार में करना चाहते थे, क्योंकि रोहन एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। गीता जी अपने छोटे बेटे को बहुत लाडे लडाती थी, क्योंकि हर महीने वह अपनी कमाई का बहुत हिस्सा उनको दे देता था। उन्हें बहुत घमंड था कि वो छोटे बेटे के लिए बहुत अमीर घर से लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर लेंगी। अपनी बड़ी बहू पर दिन रात ताने बरसाने वाले गीता जी कभी उसे सुकून से बैठने नहीं देती थी, और घर का सारा काम उससे करवाती थी। रजनी की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को समझाता था कि भाभी भी इसी घर की हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत किया करो, पर वो समझती नहीं थी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जूती के नीचे दबा कर रखा जाता है, वरना वो सिर पर बैठने लगेंगी। एक दिन रजनी के पापा किसी रिश्तेदार की शादी में उसी शहर में आए थे, तो वो रजनी से मिलने के लिए चले गए। जाते वक्त वो फल की टोकरी ले गए। गीता जी ने फिर सुना दिया, समधी जी बेटे के घर मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, न कि सस्ते भाव में मिल रही फलों की टोकरी। अब भला फलों से कैसे मुंह मीठा किया जाता है। अब देखो ना, हमने अपनी स्वागत में 2 तरह की मिठाई रखी है, चाहते तो हम भी फल रख कर काम निपटा लेते। यह सुनकर रजनी के पापा सन्न रह गए। वो बिना कुछ खाए पिए ही बेटे को आशीर्वाद देकर ही आ गए। रजनी की भी आंखें भर आई, पर वो मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था, और पति अपने माता पिता पर निर्भर था। सच ही कहा है किसी ने, पति का साथ मिले तो पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है।
कुछ दिन के बाद रजनी की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फोन पर ये खुशखबरी सुनकर रजनी बहुत खुश थी और शादी में जाने की तैयारी करने लग गई। ये क्या बहू, तेरे पापा ने तो हमें कुछ नहीं कहा और तू जाने का तैयारी भी करने लग गई। क्या उन्हें नहीं पता कि इतनी बड़ी खुशखबरी है तो समधियों के घर 4-6 किलो मिठाई भिजवा दे ताकि हम भी यहाँ पड़ोसियों को मिठाई बांट दे। मम्मी जी, जब पापा मुझे लेने आएंगे तो मिठाई के डिब्बे भी ले आएंगे। आप तो मुझे यह बताइए कि बहन की शादी में क्या उपहार दूं? उपहार देने के नाम से गीता जी की बोलती बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, तो लिफाफा दे आना। वैसे भी हमारा कुछ देने का नेक नहीं बनता है। रजनी को पता था कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे जोड़ रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने अपने पैसे उसी में मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सके। रजनी के पापा मिठाई के डिब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए। शादी के एक दिन पहले रजनी के सास, ससुर, देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में गए और वहीं रोहन को एक लड़की पसंद आ गई। मालूम करने पर पता चला कि वो रजनी के मामा की बेटी है और अमीर परिवार से है। अब तो गीता जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। रजनी के मामा को रोहन पसंद आ गया और अच्छी कंपनी में नौकरी भी थी। रोहन और रूही की शादी धूमधाम से हो गई। रूही खुश थी कि उसकी दीदी ही उसकी जेठानी बनी है। अब वो अपनी दीदी के साथ में रहेगी और अपने पति रोहन के व्यवहार से भी रूही बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों घूमने चले गए। वहाँ से आकर जब रूही ने रजनी के साथ रसोई संभाली और कुछ महीनों में उसे ससुराल में रजनी दीदी की स्थिति का पता चला, उसे बहुत दुख हुआ। गीता जी अब रूही पर भी रौब झाड़ने लगी थी, पर रूही सुनने वालों में से नहीं थी। रोहन ने भी उसे अपने माँ के व्यवहार के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वह दंग रह गई। रजनी के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी तो वो विकास के साथ अपने मायके गई थी। उसके जाने के 2 दिन बाद रूही का छोटा भाई उसी शहर में इंटरव्यू देने के लिए आया था, तो उसने काफी पकवान बनाए तो गीता जी ने टोक दिया, रूही तेरा भाई ही तो आ रहा है, उसके लिए इतने पकवान बनाने की क्या जरूरत थी, रोटी सब्जी ही खिला देती। मम्मी जी, मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, और चाहे मेरे मायके से आए या आपके मायके से। मेहमान तो भगवान होता है, इज्जत और मान सबका होना चाहिए। और फिर मैं पकवान रोहन की कमाई से बना रही हूँ, आपको क्यों आपत्ति हो रही है? जब कमाने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए। जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी पूरी आवभगत होती है, तो मैं भी अपने मायके वालों का सम्मान करूँगी। रूही के मुँह से इतनी बड़ी बात सुनकर गीता जी हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहे बिना ही रसोई से चली गई। वो आज अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। रूही ने अच्छे से अपने भाई को खाना खिलाया, तभी गीता जी बोली, रूही तेरे पापा तो इतने अमीर है, फिर भी भाई खाली हाथ आ गया, मिठाई नहीं लाया। मम्मी जी, मैंने ही मना कर दिया था, आपको तो मिठाई पसंद ही नहीं आती है। भैया और रजनी दीदी अभी यहाँ नहीं है, हम लोग मिठाई खाते नहीं है तो क्या पड़ोसियों में बांटने के लिए मंगवाते हैं। फिर अभी कोई त्योहार भी नहीं है, बहू के घर से हर बार कुछ आए, ऐसा जरूरी तो नहीं। अभी रूही अपनी सास को बराबर जवाब दे रही थी, क्योंकि वो दूसरी रजनी नहीं बनना चाहती थी। उसने रजनी के घर में जो हालत देखी थी वो उससे काफी दुखी थी, और इसलिए ही वो अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। अब गीता जी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने लगी थी। जितनी आसानी से वो रजनी को सुना देती थी, उतनी ही आसानी से वो रूही को कुछ भी नहीं कह पाती थी। रजनी के आने के बाद रूही अपने मायके रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वो मायके से वापस आई तो गीता जी ने आदतन पूछा, क्या भेजा है तेरी माँ ने? पहले दिखा फिर अंदर जाएगी। मम्मी जी, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे भेजा है और आपके लिए ये छोटा सा उपहार भेजा है। गीता जी ने उत्सुकता वश खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताब थी। उसको देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई। यह क्या मजाक है? मैं इस किताब का क्या करूँगी? कोई महंगी साड़ी नहीं भेजी क्या? रजनी की मम्मी जब भी रजनी को विदा करती थी, साथ में मेरे लिए साड़ी जरूर भेजती थी, जबकि वो तो तेरी माँ से भी गरीब है। हाँ रजनी
दीदी की मम्मी आपके लिए साड़ी भेजती थी और उस साड़ी में आप 10 कमियां निकाल कर भी उसे पहनती थी। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई साड़ी प्यार से या तारीफ करके पहनी हो, इसलिए मैं साड़ी नहीं लाई, पता नहीं कितने कमियां निकाल देती। इसलिए आप यह नैतिक शिक्षा की किताब पढ़िए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ रखा है, आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं। बहू के मायके वाले चाहे कितना ही कुछ अच्छा क्यों न भेजे, उसमें कमियां निकालना जरूरी है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। रूही की बात सुनकर आज रजनी में भी हिम्मत आ गई। मम्मी जी, रूही ठीक कह रही है, आपका कोई हक नहीं है कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहे या उनका अपमान करे। आज आपकी बेटी जानवी दीदी के ससुराल वाले आपका अपमान करे, आप जाए तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बात के लिए आपको ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही हमें भी है। हमारे हर काम में मेन मेख निकाल कर आप हमारी माँ को दोष देती हो कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। यह क्या बात हुई? अब हम कुछ भी गलतियाँ करेंगे तो आप प्यार से सिखाए, मायके वालों को 10 दोष देने से क्या होगा। अब तो वो दोबारा सिखाने नहीं आएंगे मायके से। कोई सामान आए तो उसका अपमान करना है। जब आप हमारे मायके वालों का सम्मान नहीं करेंगी तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे। मम्मी जी, इज्जत और मान सम्मान तो सबका होता है। गीता जी का घमंड आज टूट चुका था। छोटी बहू तो क्या, अब बड़ी बहू भी उन्हें आईना दिखा रही थी। अपनी बहुओं के मुंह से यह सब सुनकर उन्हें गिलानी महसूस हो रही थी। तभी पीछे से छोटा बेटा रोहन भी बोलता है, मम्मी, रूही और रजनी भाभी कुछ गलत तो नहीं कह रही हैं। अगर यह दोनों आपका अपमान करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप इनके मम्मी पापा के लिए बोलोगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा। अब ओ जमाना गया जब लड़की वाला या लड़की अपना अपमान सहन कर लेती थी। आजकल तो सब बराबर है, मान सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। विकास भी दुकान से आ रहा था, उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में हामी मिलाई। तभी रोही भी कहती है, मम्मी जी, विकास भैया आपके ही बेटे हैं, वो आपके ही दुकान में काम करते हैं तो उन्हें ही दुकान संभालने दीजिए। आप तो उन्हें नौकरी की तरह काम करके कुछ पैसे ही मात्र देती हैं। आखिर जब वो मन से काम करते हैं तो आप इतने पैसे का गुरूर क्यों करती हैं? बुढ़ापे में पैसे से ज्यादा आपके बच्चे ही काम आएंगे, यही सेवा करेंगे। सासू माँ, इतने पैसे का गुरूर भी ठीक नहीं है। आज गीता जी भी चुप थी। अपने बेटे और बहुओं की बात सुनकर उन्हें अपने करने पर पछतावा हो रहा था और उन्होंने तय किया कि वो बहुओं के मायके वालों के खिलाफ और वहाँ से भी उपहार आए कभी अपशब्द नहीं बोलेंगी, सदा उनका सम्मान करेंगी। आज रजनी खुश थी कि उसकी बहन ने उसके दर्द को समझा और रोही खुश थी कि उसने अपनी सासू माँ को सही रास्ते पर ला दिया और उनके पैसों का गुरूर तोड़ दिया।